ये एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ योर क्लिनिक इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट यू कैन हैव फाइन ऑफ अप टू ₹5 लाख। और अगर आप किसी क्लिनिक में काम करते हैं विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट यू कैन हैव अ फाइन ऑफ अप टू ₹25,000। सो दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डॉक्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। एक्ट के अंदर बताया गया है कि एक नेशनल काउंसिल बनेगी। नेशनल काउंसिल का काम ये होगा कि वो एक रजिस्ट्री मेंटेन करेगी जिसके अंदर जितने भी क्लिनिक्स हैं इंडिया के अंदर, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगी और वो टाइम टू टाइम मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द क्लिनिक्स निकालेगी एंड जिसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्लिनिक चलेंगे। और स्टेट काउंसिल बनेगी। स्टेट काउंसिल जो ये सारा का सारा डेटा है वो टाइम टू टाइम नेशनल काउंसिल्स को दिया करेंगी। देन उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी विल बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह से अथॉरिटीज बना दी जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर कैसे करना है? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को सबसे पहले एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। द वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज 1 ईयर। सो इनिशियली आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। इस एक्ट में कहा गया कि वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी। इफ यू हैव अप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आपको एप्लीकेशन के तुरंत बाद वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा एंड देयर इज अ फी। I had a question, some people were asking for the fee. The fee is somewhere between 200 to 300 rupees for provisional certificate for a small clinic. It increases to 500 or 600 rupees according to the size of the clinic. I'm talking about UP. Since it's a state subject, तो different states के अंदर ये prices अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के बाद एक परमानेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। परमानेंट सर्टिफिकेट 5 साल की वैलिडिटी के लिए बनता है। अगर आपने जो मिनिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं वो फॉलो कर लिए हैं तो आपको ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको आपको 5 इयर्स के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। सो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है क्या। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हर एक वो जगह, ऑल द प्लेसेस विच कैन बी ए हॉस्पिटल, क्लिनिक या नर्सिंग होम या कोई सैनिटोरियम या कोई भी ऐसी जगह जहां पर डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होता है और केयर होती है किसी भी डिजीज की या किसी इंजरी की, ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड दे आर कॉल्ड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। उसको चाहे कोई इंडिविजुअल ओन करे या कोई ग्रुप ऑफ पीपल ओन करे, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करे या फिर एक प्राइवेट पार्टी कोई ओन करे, किसी भी तरीके से कोई भी ओनरशिप हो तो वो भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आता है। इवन अ सिंगल पर्सन, सिंगल हैंडेड क्लिनिक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। आर्मी के जो क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल इस एक्ट के अंदर नहीं आते हैं बिकॉज दे हैव देयर डिफरेंट लॉ। सो और इसके अलावा जो भी क्लिनिक्स हैं वो इसी के अंदर आते हैं। इनफैक्ट जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं, इनफैक्ट डेंटल लैब्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। सो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि कोई भी हॉस्पिटल है, जो भी जगह है वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आती है। सो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए थे 2012 के अंदर जो बोलते हैं कि अगर आपके पास एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, यू हैव टू डिस्प्ले दैट प्रोविजनल सर्टिफिकेट एट एनी कॉन्स्पिशियस प्लेस विच कैन बी इजिली सीन बाय द पीपल हु आर कमिंग टू योर क्लिनिक्स। सो दूसरी चीज क्या कही गई थी कि आपको अपने क्लिनिक के कॉन्स्पिशियस प्लेस पे क्लिनिक की जो फैसिलिटीज हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो आपको डिस्प्ले करनी पड़ेंगी। वो ना सिर्फ आपने इंग्लिश में डिस्प्ले करनी है और वहाँ की लैंग्वेज के अंदर भी डिस्प्ले करनी है जहाँ पे आपकी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, जो लोकल लैंग्वेज है। सो तीसरी चीज़ ये थी कि आपको जो प्राइसेस आप डिस्प्ले कर रहे हो, वो जो डिस्प्ले कर रहे हो प्राइसेस, दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम विल डिसाइड द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स। उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइस डिस्प्ले करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइस चार्ज करना है। देयर बी एंड ये जो प्राइसेस है टाइम टू टाइम रेगुलेट होते रहेंगे आपकी स्टेट काउंसिल के थ्रू या फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री के थ्रू, एंड देयर विल बी दैट यू हैव टू डिस्प्ले एंड यू कैन नॉट चार्ज मोर देन दैट। उसके बाद क्लिनिक को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन यूज लेटर। उसके अलावा ऑल द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट हैव टू मेंटेन स्टैटिस्टिक्स ऑफ द ट्रीटमेंट दे आर प्रोवाइडिंग। सो ये जो रूल्स मैंने बताए आपको, ये 2012 में ऐड ऑन हुए थे। इसके अलावा कुछ जो पहले से जो एस्टैब्लिश हुए थे, तो कुछ पहले से रूल्स थे, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस थी, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स थे
जो नेशनल काउंसिल के अंदर बताए गए, जो क्लिनिक को मैंडेटरी फॉलो करने हैं टू गेट दैट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, बट अगर आप कंपाइल करेंगे जो रूल्स और मिनिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे तभी आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सो द मैक्सिमम ड्यूरेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैन बी रिन्यूड इज 2 years। सो 2 years के अंदर अंदर आपको ये मिनिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, तभी आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी आपको 5 years के बाद रिन्यू कराना है। सो बेसिकली तो मिनिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस की अगर बात करें तो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए गए जो कि आपके क्लिनिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थे, आपके जो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग थे। जस्ट एक फॉर एग्जांपल अगर मैं डेंटल क्लिनिक्स के बारे में बात करूँ तो अगर आपका एक स्टैंड अलोन सिंगल क्लिनिक है तो मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट इज 100 square feet, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम तो आगे बढ़ सकता है, और अगर आपके पास एक क्लिनिक है, एक उस क्लिनिक के अंदर मिनिमम एक डेंटल चेयर है तो आपको एक असिस्टेंट मैंडेटरी है। और उसके अलावा कुछ और गाइडलाइंस दी गई कि कुछ सामान है, क्या क्या सामान है। सो ऑल दोज लिस्ट आर देयर इन द वेबसाइट विच आई विल बी शेयरिंग द लिंक। वो इसके बिलो में आपको मिल जाएगा वो लिंक, उसके अंदर यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरी ऑफ द क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट। वो मैंने आपको बताया डेंटल लैब्स भी थी, मोबाइल डेंटल लैब्स भी थी, मोबाइल डेंटल वैन्स भी थी, डेंटल क्लिनिक्स भी थे, स्टैंड अलोन डेंटल क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड डेंटल क्लिनिक्स भी हैं, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक्स भी हैं, और भी अदर डिस्पेंसरीज हैं, और भी नर्सिंग होम्स हैं। सो ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दी गई। इसके अलावा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ द डिजीजेस आर आल्सो गिवन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। इस एक्ट के अंदर कोई भी इम्प्रिजमेंट नहीं है। ओके, आई रिपीट, देयर इज नो इम्प्रिजमेंट, देयर इज ओनली मॉनेटरी पेनल्टीज। मॉनेटरी पेनल्टीज की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपना क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट चलाते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, सो पहला ऑफेंस आप आएगा 50,000 रुपीज़ का। Still if you don't register, the second offense is of 2 lakh rupees. Still you don't register, the third offense is of rupees 5 lakh. Okay. सेकेंड चीज़ है, अगर आपने क्लिनिकल अपना रजिस्टर करा लिया है और आप गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो पहला ऑफेंस आपका 10,000 रुपीज़ का है, नहीं फॉलो कर रहे हैं फिर भी दूसरा ऑफेंस आपका 50,000 रुपीज़ का है, और फिर भी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो तीसरा ऑफेंस 5 लाख रुपीज़ का है। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरा फाइन कहां पर आता है, जो लोग नोइंगली ऐसे क्लिनिक्स पे काम कर रहे हैं जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं है, उनका जो फाइन है मैक्सिमम लिमिट उसकी 25,000 है। उसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी कंप्लाइंस है जो आप फॉलो नहीं करते हैं जिसकी वजह से कोई सीवियर ग्रीवियस इंजरीज नहीं होती हैं, उसके लिए फाइन है अप टू ₹10,000। सो ये स्ट्रक्चर है फाइन का। ये फाइन टाइम टू टाइम आपको लगेगा। अगर आप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ऑफेंस के अंदर जाएंगे तो मैक्सिमम फाइन इस एक्ट के अंदर 5 लाख रुपए का है, और मैक्सिमम फाइन जो लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं उन जगहों पर जहां पर वो क्लिनिक्स रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए 25,000 रुपीज़ का है। सो सिर्फ मॉनेटरी फाइन है, कोई इम्प्रिजमेंट नहीं है। सो ये एक्ट नया नहीं है, इस एक्ट के बारे में डिस्कशन 2007 से चला आ रहा था, बट 2007 के अंदर इट डजंट बिकम द लॉ। लॉ बनाने के लिए लोकसभा के अंदर पास होना चाहिए रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी के साथ, फिर राज्यसभा में पास होना चाहिए, देन ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। आफ्टर दैट इट बिकम्स अ लॉ आफ्टर गैजेट नोटिफिकेशन। तो गैजेट नोटिफिकेशन के बाद एक लॉ बनता है। इंडिया का फेडरल लॉ सिस्टम है, यानी कुछ सब्जेक्ट स्टेट के पास है, कुछ सब्जेक्ट सेंटर के पास है। सो उनके म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से कई लॉज बनते हैं। अगर हेल्थ को अगर हम लोग स्टेट सब्जेक्ट बोलते हैं, तो अगर हमारे यूनियन ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को पास कर दिया तो ऐसा नहीं है वो स्टेट्स में लागू हो जाएगा। सो उन स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वहाँ पर पास होकर के वो गवर्नर के पास जाता है, फिर वो स्टेट के अंदर लॉ बनता है। सो इसी वजह से ये जो लॉ है एक साथ पूरे इंडियन स्टेट्स में नहीं लागू हुआ था। सो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम और सारी यूनियन टेरिटरीज। इन स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरीज ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 252 आर्टिकल के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जैसे ही कोई सेंट्रल लॉ बनाता है, ये तुरंत इन स्टेट्स के अंदर लागू हो जाता है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर इस चीज़ को पास करते हैं, देन इट बिकम्स एन एक्ट इन दोज पर्टिकुलर स्टेट्स।
उसके बाद असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के अंदर ये नोटिफाई हुआ। मैं कंपाइल करूं तो हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और सारी यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली के अंदर शुरू से ये एक्ट लागू हो गया था। उसके बाद असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के अंदर ये एक्ट अडॉप्ट कर लिया गया। दैट मीन्स यहाँ पर एप्लीकेबल है। तीसरी चीज़ है, जो स्टेट्स हैं जिनके पास उनके खुद के एक्ट हैं, उन स्टेट्स के नाम है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश एंड पंजाब, जो कि अभी अच्छी तरह से ऑपरेशनलाइज नहीं हुए हैं, बट ये इन एक्ट को अडेप्ट कर लेंगे जल्दी ही। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास खुद के अपने एक्ट हैं जो इम्प्लीमेंटेड हैं, वो है छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय, तमिलनाडु और त्रिपुरा। सो इनके अंदर ऑलरेडी अपने एक्ट है, बट स्टिल देयर आर चांसेस दैट दे विल मेक देयर एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। उसके बाद 3 स्टेट ऐसे हैं, गुजरात, केरल एंड गोवा, जिनके पास ना तो उनके खुद के एक्ट हैं, ना ही उन्होंने अभी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को अडॉप्ट किया है, बट सूनर और लेटर दीज स्टेट्स कैन ऑल्सो अडैप्ट दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो इस एक्ट का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जैसे हम लोगों के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर पेशेंट्स के बार बार कंप्लेंट्स आते थे, तो उसके बारे में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता था। अगर ये गाइडलाइंस को मेंटेन करेंगे, अगर आप नेशनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, आपके क्लिनिक के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, तो बहुत आसान होगा उस डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करना। सो ये बेसिक चीज़ें थी दैट हैज़ बीन इम्प्लाइड टू रेगुलेट द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इंडिया के अंदर कि क्लिनिक्स के जो अंदर है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट वाज वेरी मच वेरिंग। बहुत सारी क्वैकरी थी, क्वैकरी को भी कंट्रोल करना चाहती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी वजह से ये क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट लाया गया। उसके अलावा टाइम टू टाइम क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ डेटा चाहिए, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स, बिकॉज बहुत वेरिएशंस हैं इसके अंदर। बहुत कहीं जगह पे आप देखेंगे देयर इज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक जहाँ पर ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है। कुछ ऐसी जगहें जो बिल्कुल रोड साइड पे हो रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रोड साइड क्वैकरी जो इंडिया में प्रैक्टिस चल रही है। तो एक बहुत गैप था स्टैंडर्ड्स के बीच में, मतलब आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड बहुत हाई क्लास से लेकर के लो क्लास तक आता है, और गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं था कि इस चीज़ को रेगुलेट कर सके। तो यही बेसिक रीज़न था कि वो इस वजह से रेगुलेशंस के अंदर आए। सो आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, जो भी मैं बताना चाहता था। कौन कौन से